नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे द्वारा उपलब्ध वीडियोस एंड नोट्स के माध्यम से घर पर रहते हुए अपना अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ कर चुके होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने नाटक का अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा पर चर्चा की। नाटक विधा क्या है, क्या उसका स्वरूप होता है और किस प्रकार से साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में भी जैसा कि आपको बताया कि साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर दो भागों में बांटा उसको जा सकता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि अनेकानेक विधाएं आती हैं। वहीं दृश्य काव्य की जो हम बात करते हैं तो दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है नाटक, एकांकी आदि विधाओं को लेते हैं। बच्चों, क्योंकि इनको रंगमंच पर अभिमंचित किया जाता है, अभिनीत किया जाता है, इसलिए ये दृश्य काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वह है नाटक के तत्व। नाटक के तत्वों की जो हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों, भारतीय जो नाट्यशास्त्र में नाटक के जो तत्व हैं वो 3 बताए गए हैं, वस्तु, नेता और रस। ये 3 नाटक के तत्व भारतीय नाट्यशास्त्र में आचार्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, जबकि पाश्चात्य आचार्यों ने नाटक के 8 तत्व माने हैं। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल तथा वातावरण, उद्देश्य, अभिनेता एवं अंतिम तत्व के रूप में संकलनत्रय। विद्यार्थियों, नाटक के जो तत्व हैं उनमें प्रथम तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु कथानक का तात्पर्य है कथा, स्टोरी, थीम। एक नाटक की क्या स्टोरी है, क्या उसकी थीम है, किस विषय को लेकर नाटक लिखा गया है, अथवा कहें कि किस समस्या को लेकर लिखा गया है। तो कथावस्तु से तात्पर्य हमारा कथा से होता है। कथावस्तु के भी 2 भेद किए जाते हैं, एक आधिकारिक कथावस्तु या मुख्य कथावस्तु, दूसरा प्रासंगिक कथावस्तु। बच्चों, मुख्य कथावस्तु या आधिकारिक कथावस्तु का संबंध नाटक के नायक या नायिका या नेता या अभिनेत्री से माना जाता है, जो नाटक का नायक है, और आदि से अंत तक यह कथा मुख्य कथा के रूप में होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रासंगिक कथा होती है, जो नाटक की जो मुख्य कथानक है उसके साथ चलती है। लेकिन प्रासंगिक जो कथावस्तु है, प्रासंगिक कथावस्तु के भी 2 भेद किए जाते हैं, जिनमें पहला पताका और दूसरा प्रकरी है। पताका प्रासंगिक कथावस्तु मुख्य कथावस्तु के समानांतर चलती है, जबकि प्रकरी प्रासंगिक कथावस्तु बीच में ही समाप्त हो जाती है। जो मुख्य कथावस्तु है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए मुख्य कथा के समानांतर ये प्रासंगिक कथाएं चलती हैं। लेकिन पताका जो प्रासंगिक कथावस्तु है वह प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती है, जबकि प्रकरी कथावस्तु पानी के बुलबुले के समान बीच में ही उठती है और तिरोहित हो जाती है, तो वह आदि से अंत तक साथ नहीं चलती है। तो इस प्रकार प्रासंगिक कथावस्तु को 2 भागों में पताका और प्रकरी के रूप में बांटा गया है। विद्यार्थियों, पाश्चात्य मनुष्यों के अनुसार कथावस्तु की 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रारंभिक घटना, तीसरा कार्य विकास, चौथा संघर्ष, 5वां चरम सीमा और छठा अंतिम अवस्था। जबकि भारतीय आचार्यों ने कार्यावस्थाएं 5 बताई हैं, जिनमें पहला है प्रारंभ, दूसरा यत्न या प्रयत्न, तीसरा प्राप्याशा, चौथा न्यताप्ति और 5वां फलागम। इसी प्रकार कथानक में अर्थ प्रकृति भी होती है,
अर्थ प्रकृति का तात्पर्य है कि कथानक को मुख्य फल की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कारपूर्ण हेतु को अर्थ प्रकृति कहते हैं। अर्थ प्रकृतियाँ भी 5 निश्चित की गई हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य। कार्यावस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों में मेल कराने का कार्य संधियों द्वारा होता है और नाटक की 5 संधियाँ होती हैं: मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। इस प्रकार से कथानक से संबंधित जो ये नियम निर्धारित किए गए हैं वो भारतीय आचार्यों, जिनमें संस्कृत के आचार्यों, हिंदी के आचार्यों ने ये कुछ तत्व निर्धारित किए हैं, परंतु आज नाटकों में कथा वस्तु विषयक ये सभी नियम पूर्णतया नहीं अपनाए जा रहे हैं। अब नाटक ने अपनी स्वतंत्र दिशा अपना ली है और इन सभी तत्वों का कमोवेश कहें कि इन सभी नियमों का कमोवेश प्रयोग कथा वस्तु में देखने को मिलता है। और नाटक की जो कथा वस्तु है उसको मुख्यतः 3 भेदों में या कहें 3 भागों में बांटा गया है, या 3 उसके भेद होते हैं, जिनमें पहला प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य और तीसरा मिश्र। प्रख्यात कथा वस्तु वह कथा वस्तु होती है जो किसी प्रसिद्ध घटना को लेकर लिखी हुई होती है। उत्पाद्य जो पूर्णतया नाटककार की कल्पना पर आधारित होती है। और तीसरा जो प्रकार है मिश्र, वह प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें कि किसी प्रसिद्ध घटना को लेकर नाटक लिखा गया है परंतु उसमें साथ ही कल्पना का भी समावेश होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो कथानक है, कथानक से संबंधित जो नियम है वो इस प्रकार है। और कथानक जो है या कथा जो है वो नाटक की आत्मा या उसका प्राण तत्व होती है। नाटक का जो हमारा अगला तत्व है वह है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण नाटक का द्वितीय तत्व है। नाटकों में घटनाओं के आधार पात्र रहते हैं। प्रमुख पात्र नायक कहलाता है और उसकी पत्नी या प्रेमिका नायिका कहलाती है। नायक भारतीय नाट्यशास्त्र में 4 प्रकार के बताए गए हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। इसी प्रकार नायिका के भी 3 भेद माने गए हैं: स्वकीया, परकीया और सामान्या। नाटकों में इन पात्रों के चरित्र चित्रण को महत्व दिया जाता है। पात्रों की भावात्मक और मानसिक परिस्थितियों के द्वारा उनकी आंतरिक और बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। चारित्रिक उत्थान पतन, मानसिक उतार चढ़ाव और विविध भावों तथा आदर्शों का चित्रण उसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। क्योंकि पात्र एवं चरित्र चित्रण नाटक में प्रमुख स्थान रखते हैं, क्योंकि पात्रों के माध्यम से ही घटनाएं आगे बढ़ती हैं। कथानक जो है वो अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। इसलिए पात्र एवं चरित्र चित्रण की जब हम बात करते हैं तो पात्र और चरित्र जो होते हैं, पात्र एवं चरित्र चित्रण जो दूसरा जो नाटक का प्रमुख तत्व है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पात्र और उनके चरित्र चित्रण से ही घटनाएं आगे बढ़ती है, कथा आगे बढ़ती है। नाटक के तीसरे तत्व के रूप में संवाद या कथोपकथन आते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी नाटक भी पढ़ते हैं, देखते भी हैं, जब हम नाटक की बात करते हैं तो नाटक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है वह होता है संवाद या कथोपकथन, क्योंकि नाटक में संवादों का विशेष महत्व होता है। संवाद, पात्रों द्वारा जो संवाद बोले जाते हैं उनके द्वारा ही पात्रों के चरित्र का हमें पता चलता है, उनके द्वारा ही हमें पात्रों का पता चलता है कि नाटक का नायक कौन है, इसका खलनायक कौन है, कौन सा पात्र सज्जन है और कौन सा पात्र दुर्जन है। ये केवल संवादों से ही हमें प्रकट होता है। तो जो संवाद या कथोपकथन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय आचार्यों ने कथोपकथन के 3 भेद माने हैं: नियत श्रव्य, सर्वश्रव्य और अश्रव्य। इनको संवाद भी कहा जाता है। और संवाद या जो डायलॉग्स हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए कि संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं, संवाद कथा को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए, संवाद संक्षिप्त होने चाहिए और संवादों की भाषा पात्रों के अनुकूल, सजीव, आकर्षक और प्रभावमयी
होनी चाहिए। जो पात्र जिस श्रेणी का हो या जिस परिवेश का हो उसके द्वारा वैसे ही संवादों का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए संवाद जो होते हैं वो पात्रानुकूल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, क्योंकि नाटक एक ऐसी विधा है जो सर्वसाधारण के देखने योग्य होती है। हर व्यक्ति नाटक को पढ़ना, सुनना और देखना पसंद करता है। इसलिए हमें नाटकों के संवाद ऐसे रखने चाहिए जो निरंतर नाटक में कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखे और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जन को उसको पढ़ने में असुविधा ना हो। इसलिए संवाद जो होने चाहिए वो बहुत ही आकर्षक, संक्षिप्त और पात्रानुकूल होने चाहिए, तभी नाटक रोचक बन पड़ेगा। अगला जो हमारा तत्व है वह है देश काल तथा वातावरण। नाटक का कथानक जिस काल का है और जिस देश का है उस काल और देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा धार्मिक अवस्थाओं का चित्रण देशकाल तथा वातावरण कहलाता है। देशकाल तथा वातावरण के चित्रण से ही कथानक में स्वाभाविकता आती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो नाटक हैं वो अधिकांशतः उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो अगर हम कोई ऐतिहासिक नाटक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस नाटक की जो कथा है, जिस काल की है, जिस कालखंड की है, उस समय का वातावरण उसमें चित्रित होना चाहिए और उसी तरह की पात्रानुकूल उनकी भाषा शैली होनी चाहिए, उसी प्रकार का उनका जो है वेशभूषा होनी चाहिए और उस समय की जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक परिस्थितियाँ रही हैं उन्हीं का वहाँ चित्रण होना चाहिए। तभी कोई नाटक जो है ऐतिहासिक या कहीं जिस भी प्रकार का नाटक लिखा गया है वैसा ही वो सजीव हो पाएगा, उसमें स्वाभाविकता आ पाएगी। इसलिए देशकाल तथा वातावरण पर भी जो है एक नाटक की सफलता निर्भर करती है। अगला जो हमारा तत्व है वह है उद्देश्य। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक विधा को लिखने के पीछे साहित्यकार का अपना एक उद्देश्य होता है। बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी प्रयोजन के किसी भी रचना की सर्जना नहीं की जा सकती है और नाटक भी एक ऐसी ही साहित्यिक विधा है। इसलिए प्रत्येक साहित्यिक रचना का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है और इस दृष्टि से नाटक में लोक कल्याणकारी उद्देश्य का होना आवश्यक है। जिस नाटक का उद्देश्य जितना लोक मंगलकारी होता है उसका साहित्यिक मूल्य भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। अगले तत्व के रूप में हम लेते हैं अभिनेता। नाटक के तत्वों में अभिनेता का अलग से तत्व के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि यह तो सब में सम्मिलित रूप से विद्यमान रहता है। बच्चों, नाटक में अभिनेता का जो गुण है वह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है क्योंकि नाटक जब लिखा जाता है तो उसमें रंगमंचिता का गुण होना आवश्यक होता है। नाटक ऐसा होना चाहिए जिसको कि रंगमंच पर अभिनीत किया जा सके। उसमें ऐसे दृश्यों का विधान किया जाता है जिनको सरलता से रंगमंच पर दिखाया जा सके। इसलिए अभिनेता का जो गुण है वह नाटक को एक अलग स्थान प्रदान करता है, उसको श्रव्य काव्य से उठाकर दृश्य काव्य की श्रेणी में लेकर आता है। तो नाट्य शास्त्र में अभिनय के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार माने गए हैं। आंगिक या कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। और कथोपकथन जो है वो वाचिक अभिनय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जैसे अभी मैंने आपको संवाद या कथोपकथन के तत्व में बताया था कि संवाद या कथोपकथन पात्रानुकूल होने चाहिए। अगर कोई दास या दासी का संवाद है तो उसकी भाषा उसके स्तर की होनी चाहिए। अगर हम किसी विद्वान या उच्च शिक्षित वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है उसका चित्रण कर रहे हैं तो उसकी भाषा उसके स्तर की होनी चाहिए। तभी अभिनेता में भी नाटककार को सफलता मिलती है और साथ ही नाटक के संवाद और कथोपकथन में भी उसको सफलता मिलती है। अगला जो हमारा तत्व है वह है भाषा शैली। बच्चों, जैसा मैंने आपको भी बताया कि नाटक जो है वो सर्वसाधारण के निकट होता है। हर व्यक्ति उसको देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए नाटक की जो भाषा है वह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ क्लिष्टता ना हो,
जहाँ पढ़ने वाले को, देखने वाले को कहीं सुनने या समझने में समस्या आए, ऐसी भाषा का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि नाटक विधा जो है वो सर्वसाधारण के देखने की एक काव्य विधा है, इसलिए भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल शैली तथा वार्तालाप का उसमें प्रयोग करना चाहिए। इसलिए भाषा शैली जो है वो भाषा शैली जो है नाटक का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। अंतिम तत्व के रूप में हम लेते हैं संकलन त्रय। संकलन त्रय से अभिप्राय काल की एकता, स्थान की एकता और क्रिया की एकता से है। ग्रीक आचार्यों का यह मत था कि नाटक में वर्णित घटना एक ही दिन में घटित हो, एक ही स्थान पर घटित हुई हो तथा वह किसी एक ही कार्य या उद्देश्य से संबंधित हो, किंतु नाटक की रचना में ये सिद्धांत अधिक व्यावहारिक नहीं मालूम होता। तो इस प्रकार से संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी नाटकों में कुछ नाट्य तत्व तो संस्कृत नाट्यशास्त्र से अपनाए गए हैं और कुछ नवीन चिंतन तथा पाश्चात्य प्रभाव पर आधारित हैं, और इन्हीं नाट्य तत्वों को ध्यान में रखकर अधिकांश नाटकों की रचना की जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हमारे नाटक के तत्व थे जिनके आधार पर ही किसी नाटक की सफलता और उसकी असफलता को हम देखते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर एक नाटक को परखा जाता है। तो अगर ये 8 जो नाटक के तत्व हैं, इन तत्वों के आधार पर अगर इन तत्वों की कसौटी पर जब एक नाटक कसा जाता है और अगर ये सभी तत्व उसमें बहुत ही अच्छी तरह से निभाए गए हों तो एक नाटक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बन जाता है और एक अनुपम निधि के रूप में सभी के समक्ष आता है। तो ये नाटक के प्रमुख तत्व हैं जिनका एक नाटककार को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तभी एक नाटक जो है वो लोकप्रिय और स्वरप्रिय बन पाता है। तो आज की कक्षा के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।